बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले 4 लेक्चर्स में मैंने एक दफ़ा दोबारा रिकैप दे रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को नहीं आइडिया कि हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि जीपीओबी है क्या, कैसे काम करते हैं, इसमें कौन-कौन सी जो है वो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वेंडर क्या होता है और क्लाइंट का क्या काम होता है, उसको क्यों चाहिए होती है पोस्ट और उसके बाद हम लोग कैसे काम करते हैं। फिर हमने शेयर किया था कि हम लोगों को वेबसाइट की ज़रूरत होती है या नहीं होती, क्यों होती है? अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? अगर किसी के पास वेबसाइट नहीं है तो वो क्या काम करेगा? और अगर किसी के पास है तो वो क्या काम करेगा? ठीक है? तो इस तरह से फिर हमने सेकंड लेक्चर में सीखा था कि हम लोगों ने वेंडर साइट्स को कैसे सर्च आउट करना है, ठीक है? और डिफरेंट कैटेगरीज़ से कैसे सर्च आउट करना है, उनको फिर शीट में मेंशन करना है। उसके बाद तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, जो हम लोगों ने वेबसाइट सर्च की हुई हैं, उनमें से फ़िल्टर आउट कैसे करना है कि कौन-कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं, हम लोगों ने फ़िल्टर आउट करना सीखा था कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि अच्छी वेबसाइट्स कंसीडर की जाती हैं, ताकि हम लोग उनके साथ ईमेल पे राब्ता कर सकें और उनसे ऑर्डर ले सकें या दे सकें, सॉरी, ठीक है? कल का जो लेक्चर था हमारा चौथा लेक्चर था और उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि हम लोगों ने जो ईमेल वेबसाइट्स को रीच करना है, उनको ईमेल में क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ठीक है? मैंने आप लोगों के साथ वो टेम्पलेट शेयर किया था और उसमें जो है वो उसको मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोगों ने उसको एडिट कैसे करना है, ठीक है? स्टिल काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग यहाँ पर अटके हुए हैं कि हमारी इंग्लिश ठीक नहीं है, हम कैसे लिखें, हमें लिखना नहीं आता, ईमेल कैसे करें? तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सबको व्हाट्सएप पे उनके आंसर्स करूँ, लेकिन आप लोग खुद से भी कोशिश करें, खुद से थोड़ा बहुत सर्च करने की कोशिश किया करें। बिल्कुल ही जो है ना वो अ, उर्दू में एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि लकीर के फ़कीर ना बना करें। पूछना अच्छी बात है, मैं बताता भी हूँ, लेकिन उससे मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि आप खुद से थोड़ा बहुत सर्च करके तो फिर मेरे पास आएँ कि सर मैंने ये सर्च किया, मुझे ये चीज़ है, ये मैंने देखी लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली, ठीक है? तो फिर मैं मुझे बताने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब बिल्कुल ही ब्लैंक होकर जब आ जाते हैं तो फिर उनको बिल्कुल बेसिक से जब बताना पड़ता है, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और आप लोगों का भी ज़ाहिर-सी बात है टाइम ज़्यादा लगता है। तो कोशिश किया करें थोड़ा बहुत खुद से जो है वो सर्च करें, ठीक है? अच्छा, अब बात आ जाती है, हम लोगों ने ईमेल्स करना शुरू की, टेम्पलेट को यूज़ करते हुए। उसके बाद उनके रिप्लाइज़ आना शुरू हो जाते हैं, जो वेंडर साइट्स होती हैं, उनके। अब जब रिप्लाइज़ आते हैं तो बच्चे थोड़ा-सा पैनिक हो जाते हैं कि ये उन्होंने क्या आंसर कर दिया है, अब हम लोग क्या करें? ठीक है? तो इस पे मैंने पूरा आर्टिकल लिखा है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मैं रफ़ली थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को कह लें कि बता देता हूँ कि आप लोगों ने डीलिंग करनी क्या है और कैसे करनी है। सबसे पहली बात कि आप लोगों ने ऑलरेडी डीआर, डीए और ट्रैफ़िक जो है वो अपनी शीट में मेंशन करके रखनी है। उससे पहले आप लोगों ने ईमेल नहीं करनी, ताकि जो है आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हम लोगों ने इस वेंडर से कितनी अ, अमाउंट में हम लोगों ने इसको मनवाना है। मतलब कितनी अमाउंट में इसके साथ हम लोगों ने डील करनी है। ठीक हो गया? एक रफ़ सा एस्टीमेट दे रहा हूँ आप लोगों को, एक क्राइटेरिया दे रहा हूँ कि अगर आपका जो डीआर, डीए है वो 20 प्लस है, मतलब 20 प्लस या 30 प्लस है, तो आप लोग कोशिश करें कि आप उन वेबसाइट्स के साथ मैक्स एट मैक्स 20-25 डॉलर इससे ऊपर आप लोग ना जाएँ, ठीक है? और सिमिलरली अगर उनका डीए, डीआर जो है वो 50 प्लस है, तो आप लोग 30-35 इसके राउंड अबाउट कोशिश करें कि उनके साथ जो है वो डील डन कर लें। बहुत सारी आपको इससे भी सस्ती वेबसाइट्स मिल जाएँगी। उनमें क्या होगा कि वो कोई कुछ आप लोगों को मिल जाएँगी फ्री वेबसाइट्स
जो कि बिल्कुल फ्री होंगी, और कुछ आप लोगों को ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जो कि $5 में भी जो है वो आपको गेस्ट पोस्ट अलाउ करेंगी, और सिमिलरली कुछ ऐसी होंगी जो $10। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप लोग नोट कर लें कि कुछ लोग ना आपको साइकोलॉजिकली ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसका डीआर और रेटिंग जो है वो 35 है या 20 है, और वो आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे $150 दे। तो आप लोग जब, चूँकि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी अमाउंट हम लोगों को इसके साथ डील करनी चाहिए, तो आप लोग पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो $100 माँग रहा है, ये तो $150 माँग रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हम लोग कैसे इसको $15 कहें? तो ये आप अंदाज़ा कर लें, जो ये जो पठान लोग चीज़ें सेल करते हैं, वो भी आप लोगों से एक्चुअली यही चीज़ें, इसी तरह की हरकतें कुछ कर रहे होते हैं कि वो एक चीज़ होती है, लेट्स सपोज़ ₹50 की, और वो आपको बताएँगे कि ये ₹500 की है। हालाँकि इतनी एग्ज़िस्ट या मतलब इतनी उसकी वर्थ ही नहीं होती, वो ऐसी चीज़ होती नहीं है। तो ये वेबसाइट के जो वेंडर्स हैं, ये भी इन लोगों को अंदाज़ा होता है कि कुछ ऐसे लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं जो अभी बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है? तो जब वो देखते हैं कि ये पहली-पहली दफ़ा इनकी ईमेल आई है, तो वो कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम, जैसे हमारी कोशिश होती है कि मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग उनको जो है वो डील करें, उनकी कोशिश होती है मैक्सिमम पे डील करें, ठीक है? तो हाँ, ये एक कम्युनिकेशन स्किल्स की एक कह लें कि जंग है, कि जहाँ पर हम लोगों ने कोशिश करनी है कि कम से कम रेट पर, जैसे आप लोग आम तौर पे बाज़ार से कोई थोड़ी-सी जो है वो चीज़ खरीदने जाते हैं, कोई कपड़े खरीदने जाते हैं, शूज़ खरीदने जाते हैं, तो जो डिफरेंट शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आप बार्गेनिंग करते हैं। वो आपको कहते हैं कि नहीं, हम 500 में देंगे, आप कहते हैं नहीं 350 में। तो इस तरह करके आप बातचीत करके तो उनको मिनिमम कॉस्ट पे ले आते हैं, ठीक है? अब इसमें ये है कि जितनी मिनिमम कॉस्ट हम लोगों को मिलेगी, उतने आसानी से के साथ हम लोग अपने ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन के साथ जो है वो अपने क्लाइंट्स को सेल कर सकेंगे, ठीक है? तो एक ये चीज़ होगी। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, जी फ़ाहद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इन लोगों का इस पे कितना ये खर्चा आता है, या इन लोगों का इस पे कोई सिर्फ टाइम ही लगता है? क्योंकि हुँ, मुझे एक ईमेल मिला, वो कह रहा था कि जैसा कि वो यानी उसका एक मतलब ये था कि आपको पता है कि डू फॉलो लिंक में ये होते हैं, मसले होते हैं, तो इन लोगों का इसमें क्या वो किरदार होते हैं, तो ज़रा ये बताएं। अच्छा। अच्छा, इस तरह इसमें ये है कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं, उसको कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और उसको उसकी एसईओ करते हैं, जब रैंक हो जाता है, उसका डीआरडीए बढ़ जाता है, तो आम तौर पे जो ये वाले लोग होते हैं, मोस्टली तो एफिलिएट मार्केटिंग वाले होते हैं, इनको सेल्स वगैरह से कमीशन वगैरह मिल रहे होते हैं। लेकिन कुछ ब्लॉगर्स भी होते हैं, जैसे कि उन्होंने एक ब्लॉग बनाया और वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग बजाय इसके कि ब्लॉग्स लिखकर अर्निंग करें, हम लोग गेस्ट पोस्ट अलाउ करके तो उनसे जो है ना अर्निंग करना चाहते हैं। तो वो लोग ये करते हैं कि आप लोगों को अलाउ करते हैं, तो उनका खर्चा क्या होता है? खर्चा उनका सिर्फ़ ये होता है, उन्होंने जो डोमेन बाय की थी, या उनका खर्चा जो होता है वो जो अगर उनकी होस्टिंग पे वेबसाइट है, तो वो उनका खर्चा है। इसके अलावा उनका खर्चा क्या हो सकता है पॉसिबली, कि वो जो कंटेंट वगैरह लगाते हैं या अपनी वेबसाइट का कोई रिन्यूअल अगर आता है उनको, ठीक है? तो इस तरह का उनका खर्चा हो सकता है बस। इससे ज़्यादा उनका खर्चा कोई नहीं होता। इससे ज़्यादा उनका खर्चा ये होता है, जो डेली लाइफ़ का उनका आम तौर पे एक कह लें कि उन्होंने अगर कोई बंदा रखा हुआ है डीलिंग के लिए, तो उसकी सैलरी वगैरह वो वहाँ से निकालेंगे आप लोगों से, जो है वो अमाउंट जो अर्न करेंगे, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं हूँ कि मेरी एक ही वो है वेबसाइट और उस पे बस लोग गेस्ट, वो ऐसा नहीं होता। इनकी मतलब 10, 20, 30, हंड्रेड्स में इनकी वेबसाइट्स होती हैं, और इन लोगों ने बंदे रखे होते हैं टाइम टू टाइम, और उन लोगों के साथ जो है वो ये डील कर रहे होते हैं। तो इनको बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ जो है ना इनकी बात हुई होती है, मतलब इनको गेस्ट पोस्ट मिल रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के 10 वेबसाइट्स हैं और उनकी डेली के अगर एक-एक ऑर्डर भी आता है और उससे वो $10 भी अर्न करता है, तो $100 वो आराम से अर्न कर लेते हैं ना। तो हालाँकि ऐसा नहीं होता, इससे ज़्यादा ही काम कर रहे होते। और इसी तरह वो सिर्फ़ ये काम नहीं कर रहे होते, और भी अगर आप लोग आगे चलेंगे ना तो आपको और
इसी फील्ड के रेलेवेंट ही आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, इंशाल्लाह मैं बताऊँगा, शेयर करूँगा कि कैसे आप लोग खुद भी इस तरह से ऑफ़र कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनाकर आप भी गेस्ट पोस्ट जो है वो दूसरे लोगों को अलाउ कर सकते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप लोगों की गेस्ट पोस्ट लगवाएँ किसी और वेबसाइट पे, आप उनको रीच करें और उनकी जो गेस्ट पोस्ट हैं वो आप अपनी ही वेबसाइट पर लगवा लें। ठीक है? जी, फ़ाद, आई होप कि आंसर मिल गया है। जी, जी, समझ आ गया, जज़ाकल्लाह। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? आगे चलें? जी। अच्छा, एक बड़ी बेसिक सी जो है ना वो बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर हम लोगों के पास अ, कितनी वेबसाइट्स होनी चाहिए जिनके साथ हमारी डील डन हो, ठीक है? और हमारे पास कितनी ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए या हमारे पास कितनी कैटेगरीज़ की वेबसाइट्स होनी चाहिए? तो इसमें मैं ये आंसर किया करता हूँ अक्सर कि देखिए आप लोगों के पास आपकी अगर एक शॉप है, तो आपके पास क्लाइंट आते हैं, तो क्या आप लोग क्या समझते हैं कि आपके पास अगर प्रोडक्ट्स की वैरायटी होगी, रेंज होगी, तो क्या आप क्लाइंट को ज़्यादा अच्छा सैटिस्फाई कर सकेंगे या आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ होंगे जो आप क्लाइंट को ऑफ़र करेंगे, तो वो बेहतर है? क्या बेहतर है आपके ख़्याल में? ज़्यादा लिमिटेड ये ज़्यादा वैरायटी होगी तब जो है जी, फ़ायदा होगा। जी, बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ है, आपके पास क्वालिटी वेबसाइट्स होनी चाहिए। मसलन कि आपने 6 वेबसाइट्स के साथ डील की है, उसमें से कुछ वेबसाइट्स हैं, उनका डीआर, डीए बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब कोई आपके पास आए तो वो वापस ना जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। कि मतलब ये है कि आपके पास क्वालिटी वेबसाइट्स, कंटेंट उनका अच्छा होना उनका स्पैम स्कोर कम होना चाहिए। ये एक चीज़ और मैंने आज पहले भी मैंने आपको बतानी थी, स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर क्या होता है? ये भी हम लोग मोज़ से या दूसरे टूल्स के साथ चेक कर लेते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कि जो जिससे हम डीआरडीए चेक करते हैं ना, इसी तरह एक स्पैम स्कोर भी होता है वेबसाइट का। वो हमेशा जो है वो कम होना चाहिए। डीआरडीए जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, स्पैम स्कोर जो है वो हमेशा कम होना चाहिए। स्पैमिंग क्या होती है? वो यही होती है कि वो ये वेबसाइट की जो है ना वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये स्पैमिंग करती है या काइंड ऑफ कि जो मैट्रिसेस एक वेबसाइट को अच्छा साबित करते हैं, लेकिन इसमें ये कोई कमी है। ठीक है? ये बात समझ में आई? स्पैम स्कोर समझ में आया कि स्पैम स्कोर कम क्यों होना चाहिए? कोशिश करें कि वेबसाइट्स का स्पैम स्कोर 0 ठीक है? 0 होता है। अगर स्पैम स्कोर है भी, तो विदिन 5-10 जो है ना, वो कम ही हो, ज़्यादा ना हो। ठीक हो गया? नेक्स्ट, तो आप लोगों को इसका आंसर मिल गया कि आप लोगों के पास कितनी वेबसाइट्स होनी चाहिए। मैं ये प्रेफ़र करता हूँ पर्सनली मैं खुद जो है ना मेरे पास ईच कैटेगरी जो है ना एटलीस्ट 50 वेबसाइट्स हैं। उनमें टॉप प्रायोरिटी मेरी होती है फर्स्ट 10 या 20 पे। मिनिमम कॉस्ट, हाई ट्रैफ़िक, हाई डीआर और स्पैम स्कोर 0 उसके अकॉर्डिंगली आपने अरेंज करने हैं अपनी शीट्स को। मतलब एक शीट आप बना लें, उसको आप डीआर के अगेंस्ट अरेंज कर लें। मतलब सबसे ज़्यादा डीआर किसका है, उससे कम, उससे कम, उसमें ऐसे कर लें। दूसरे में आप कर लें उसको प्राइस के साथ जो है ना आप उसको अरेंज कर लें दूसरे कॉलम में। वो कैसे कि सबसे कम प्राइस किसकी है, उससे ज़्यादा किसकी है, उससे ज़्यादा किसकी है। ठीक है? ऐसे कर लें। तीसरे में आप ऐसा कर लें, स्पैम स्कोर के साथ कर लें। तो ये आप लोगों की मेहनत है। जित ज़्यादा आप इसमें मेहनत करेंगे, जितना आप इस पे एनालिसिस ज़्यादा करेंगे, उतना आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना आपका एक्सपोज़र बढ़ेगा, एक्सप्लोरेशन जितनी ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर है। तो जितना जितना आप अपनी वेंडर्स को जितना आप अपनी साइट्स को क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, उतना ज़्यादा करें। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। बजाय इसके कि आपके पास हज़ारों वेबसाइट्स हों लेकिन उनमें से काम की एक भी ना हो, ठीक है? तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। आपके पास बेशक 500 100 हों लेकिन काम की वेबसाइट्स हों, क्लाइंट को जब आप दिखाएँ तो वो खुश हो दे कि यार ये अच्छी वेबसाइट है, इस पे मुझे पोस्ट लगानी चाहिए, ठीक है? तो इसी तरह कैटेगरीज़ रखें। मसलन कि गोल्ड ये साइट्स हैं जी गोल्ड। गोल्ड में क्या होगा जी ये बिल्कुल हाई इनकी ट्रैफ़िक है, हाई इनकी जो है वो डीआर, डीए है और बिल्कुल हाई इनका जो है ना वो इनका स्पैम स्कोर बिल्कुल 0 है।
इनको आप कहें जी ये प्रीमियम साइट्स हैं, इनको अलग से रखें, इनकी प्राइसेस भी हाई रखें, ठीक है? इनको चार्ज भी हाई करें। इसी तरह थोड़ा-सा उससे लो पे आएँ, उस पे जहाँ पे जिसका थोड़ा डीआर कम है, डीए कम है, ट्रैफिक 2K 3K है, इस तरह करके। तो उनको आप कहें जी ये सिल्वर साइट्स हैं, ठीक है? इसी तरह करके ब्रोंज़ और इस तरह करके आप लोग ना अपनी शीट की कैटेगरीज़ बना लें, ताकि जिस कैटेगरी का आप अपने क्लाइंट से ये पूछ सकते हैं कि आपको किस रेंज में वेबसाइट्स चाहिए, ताकि मैं आपको उस रेंज में दिखाऊँ, ठीक है? तो इससे आसानी होती है क्लाइंट को चूज़ करने में भी और आपको उसके साथ डील करने में। चाहे वेबसाइट से हमारी डील महँगी डन हुई हो। देखिए, महँगी डील क्यों डन होगी? उसकी कोई वर्थ होगी तो महँगी होगी ना। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई ऐसी वेबसाइट नहीं आई है, जिसका ना डीआर ज़ीरो है, ना स्पैम स्कोर भी हाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मतलब उसके मैट्रिसेस अच्छे नहीं हैं और वो आपसे $150 माँगना शुरू कर दे, तो अक्लमंदी का ये तकाज़ा है कि आप उसको इग्नोर करें कि वो बंदा काम नहीं करना चाहता, ठीक है? अब मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वेबसाइट डीआर 30 या 40 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे माँगते हुए भी जो है ना थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए। मैं आपसे $100 माँगना शुरू कर दूँ, तो ये कोई तरीका नहीं है। मुझे रीसेलर्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। ठीक हो गया? तो एक ये भी कोई एथिक्स होती है कि यार आपकी एक चीज़ की वर्थ ही ₹20,000 है और आप उससे जो है ना 50,000 कहीं जा रहे हैं, तो ये आपको फ़ायदा नहीं देता, इसका नुकसान ही होता है। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ये आप हमें कैटेगरी प्रेफर करें कि कौन-कौन सी कैटेगरी में हमने काम करना चाहिए और ठीक है। कौन से में नहीं, यानी जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो? अच्छा, आजकल जो है ना आजकल वो टेक्नोलॉजी, हेल्थ, उसके बाद आ जाते हैं आपके स्पोर्ट्स, ट्रैवल, एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और रिव्यू आर्टिकल्स। वो तो आगे एक लेक्चर आएगा उसमें आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप जिस तरह हम लोग अभी वेंडर्स को रीच कर रहे हैं, इसी तरह हम कैसे पोटेंशियल क्लाइंट्स को भी रीच कर सकते हैं थ्रू ईमेल। एक तो फाइवर पे क्लाइंट्स खुद आते हैं ना हमें देखने कि हमें ये चीज़ चाहिए, अगर आपके पास है तो हमें दें, ये वो ऑर्डर करते हैं। एक हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम खुद चल के क्लाइंट्स के पास जाएँ कि हम ये सर्विसेज़ दे रहे हैं, हमारी ये कंपनी है, हमारी ये वेबसाइट्स हैं, हम लोग ऐसे-ऐसे आपका डीए जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, या उनकी कोई प्रोडक्ट है, या हम ये कह सकते हैं कि हम आर्टिकल आपका पब्लिश करवाएँगे और आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होंगी। तो वो आगे चल के आएगा कि वो कैसे करना है। उसकी भी हम लोग प्रॉपर एक शीट मेंटेन करेंगे। हर महीने उनको एक छोटा-सा ग्रीटिंग का मैसेज कर दिया ताकि वो हमारे साथ जो है वो इन टच रहें और हम लोग जो है ना उनके साथ अच्छे तरीके से बात कर सकें। पॉलिटिक्स की भी कोई बात होती है, पॉलिटिक्स भी कोई होती है। बिल्कुल, हर काम में जो है वो अच्छे-बुरे लोग होते हैं। 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो अच्छे लोग भी आपको बहुत मिलेंगे जो फ्री वेबसाइट्स देंगे। एक्चुअली वो भी अपने ही किसी फ़ायदे के लिए आप लोगों को फ्री दे रहे होते हैं। मतलब ये है कि देयर इज़ नो फ्री लंच, ठीक है? दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। कोई ना कहीं, कहीं न कहीं आप उसको जो है ना उसकी कह लें कि वर्थ को पे कर रहे होते हैं किसी न किसी तरीके में। अगर आप पैसों के ज़रिए नहीं पे कर रहे तो आप किसी एनर्जी के ज़रिए में पे कर रहे हैं या किसी और तरीके से आप जो है ना उसको पे कर रहे हैं। तो ये आप किसी न किसी सूरत जो है वो आप कर ही रहे होते हैं, जैसे भी करें। अच्छा, एक क्वेश्चन है अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या डीए और डीआर जो है वो ज़ीरो हो सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि डीए, डीआर जो है वो ज़ीरो हो सकता है। जैसे-जैसे नई-नई वेबसाइट्स आती हैं, तो शुरू में तो उनका कुछ भी नहीं होता ना, उनकी ट्रैफ़िक होती है, ना उनका डीआर होता है, ना डीए होता है। तो उन पर अब बच्चे पूछते हैं कि हमें पोस्ट लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? तो उसके लिए ये है कि अगर आपके पास आप और उसके साथ थोड़ी डील्स डन करना चाहते हैं या उसके साथ उसका आप कोई कह लें कि बातचीत करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो आप आर्टिकल 1-2 लिख कर तो उसको दे दें कि भई आप अपनी वेबसाइट पे लगाएँ। तो वो ज़रा खुश होगा कि यार ये बंदा अच्छा है, मुझे जो है ना वो आर्टिकल्स दे रहा है। ठीक है? तो इसी तरह जो है वो अ, आप उसके साथ नेटवर्किंग के लिए काम कर सकते हैं। एज़ सच किसी क्लाइंट के लिए आप उसके साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइंट्स को डीआर, डीए चाहिए होता है हाई।
तो वो आप काम नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन आता है कि एक बच्चे पूछते हैं कि हमें अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट मिलता है एक और वो कहता है मैंने एक वेबसाइट पे नहीं बहुत सारी मैंने एक आर्टिकल नहीं मैंने ज़्यादा सारे आर्टिकल्स और ज़्यादा सारी जगह पे पब्लिश करने हैं। तो क्या हम लोग सेम आर्टिकल 3-4 वेबसाइट्स पे पब्लिश करेंगे? तो इसका आंसर ये है कि हरगिज़ नहीं। आप एक आर्टिकल एक ही दफ़ा पब्लिश करवाएँगे। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि एक आर्टिकल जो है वो आप मल्टीपल साइट्स पे जो है वो पब्लिश करवा दें। उससे नुकसान ये होता है कि जिस साइट पे आप पब्लिश करवाते हैं, वो वहाँ पर कॉपीराइट के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो कॉपीड होता है, कहीं पे पहले भी लगा होगा, जब दूसरी जगह लगता है तो वहाँ पे वो जो है वो मसले आना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो आपका आर्टिकल जो है वो वेबसाइट ओनर रिमूव कर सकता है। जब वो रिमूव कर देगा, तो क्लाइंट आपका सर खाना शुरू कर देगा कि मेरा आर्टिकल कहाँ है? आपने रिमूव क्यों कर दिया? क्योंकि परमानेंट आर्टिकल्स होते हैं, ये रिमूव नहीं किए जाते। लिंक्स भी परमानेंट होते हैं, ठीक हो गया? तो आप लोगों ने जब भी मल्टीपल आर्टिकल्स का अगर काम करना है, तो आप लोगों ने जो है वो उससे मल्टीपल आर्टिकल्स ही जो है ना वो कह लें कि डिमांड करने हैं। उसे कहें कि एक आर्टिकल मुख्तलिफ वेबसाइट पर लेकिन उसको उनको ये चीज़ पता होती है। ऐसा नहीं होता कि वो आपको कहेंगे कि ये आप मुख्तलिफ जगहों पे लगाएँ। ठीक हो गया? तीसरी चीज़ बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम लोगों को आर्टिकल लिखना नहीं आता तो हम क्या करें? और आर्टिकल हम कैसे लिखें? हमें क्लाइंट आर्टिकल देगा या हमें जो है वो कोई कौन आर्टिकल कौन देगा हमें? तो इसके लिए ये होता है कि हमेशा जो है वो क्लाइंट ही आपको आर्टिकल देता है खुद लिख के, उस पे लिंक लगा के। आपने बस अपनी वेंडर को सेंड करना है और उससे पोस्ट लगवा के वो आपको जो लिंक देंगे वो अपने क्लाइंट को वापस सेंड कर देना है। लेकिन जो है वो अ, रही बात आर्टिकल की, तो अगर वो आपको आर्टिकल लिखकर नहीं देता, तो आप उससे कहेंगे कि भई मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा $15 $20 जितने भी, डिपेंडिंग अपॉन कितने वर्ड्स का उसको आर्टिकल चाहिए और टॉपिक क्या है, किस तरह लिखा जा सकता है, मुश्किल है, ईज़ी है। तो उसके रेफ़रेंस के मुताबिक जो है वो आप उसको आर्टिकल जो है ना सेल करेंगे। तो अब बच्चे कहते हैं कि जी उससे तो हमने पैसे ले लिए, अब हम आर्टिकल कैसे लिखें? हमें तो आता नहीं। तो आप ऐसा करेंगे आप कंटेंट राइटर्स से बात करेंगे और उनसे जो है आप आर्टिकल लिखवाएँगे और उनको देंगे। समझ आ गई यहाँ तक? जी। एक मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये जो कहते हैं कि क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए ना, तो हुँ, वो किस लिहाज से वो अक्सर ईमेल में कहते हैं कि आपका या जिस तरह आपने कहा कि स्पैम जो है वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है हुँ। कि ये वेबसाइट या किस तरह क्वालिटी का जो है वो ब्लॉग है इसमें ये सारा सब कुछ। तो ये क्वालिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हुँ, आर्टिकल पे हुँ, या किस लिहाज? राइट। अच्छा इसमें ऐसे है कि ये जो हमारी अच्छा एक क्वेश्चन चैट में भी आया हुआ है कि जैसे हेल्थ की तरह की एजुकेशन की, पॉलिटिक्स की, इस तरह पॉलिटिक्स की वेबसाइट्स भी होती हैं। देखें वेबसाइट हर चीज़ की है, फर्नीचर की भी है, विंडो की भी है, जिस चीज़ का नाम ले लें वेबसाइट होगी। कम होगी कुछ चीज़ों की लेकिन होंगी लाज़मी। एक बड़ी हाई रेटेड कैटेगरी रहेगी आपको बताने वाली, वो है आने वाले दिनों में बहुत जल्द आ जाएगी, आ भी रही है क्रिप्टो। क्रिप्टो के ऊपर बहुत काम होने वाला है आने वाले दिनों में, तो आप कोशिश करें क्रिप्टो की भी जो है वो आप वेंडर्स को ढूँढें। सिमिलरली एक है न्यूज़, न्यूज़ की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर भी आर्टिकल जो हैं वो बहुत अच्छे पब्लिश होते हैं। सिमिलरली जैसे रिसर्चर्स होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स और एमएससी कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवाने होते हैं अच्छी वेबसाइट्स पर। तो आप लोग ऐसे काम भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी आर्टिकल पब्लिश ही कर रहे होते हैं एक्चुअली। तो आप ऐसे लोगों से भी राब्ता कर सकते हैं जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और वो आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो आप लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं, ठीक है? एक ये भी कैटेगरीज़ हो सकती हैं। अच्छा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये डू फॉलो लिंक क्या होता है और नो फॉलो लिंक क्या होता है? इसका यही आंसर है कि इसका वैसे तो वीडियो पड़ी हुई है ऑलरेडी इसको हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं कि डू फॉलो लिंक क्या है और जी बिल्कुल वो एजुकेशन में ही आ जाएगा, वो जो रिसर्च वाले पेपर्स हैं। अच्छा, वो बच्चे पूछते हैं कि जी वो जो है डू फॉलो लिंक क्या होता है और नो फॉलो लिंक क्या होता है? अच्छा मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है, वैसे भी कमेंट्स में भी बताया है और सर सजाद अहमद साहब की वीडियो भी मौजूद है।
उसको कैसे चेक करना है वो आप वहीं से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मुझे मेरा ख्याल है दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता देता हूँ कि जो डू फॉलो लिंक्स हैं वो गूगल जो है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, मतलब उनको ज़्यादा ऑथेंटिसिटी देता है, या आप ये कह लें कि उनकी वर्थ ज़्यादा है। और जो नो फॉलो लिंक्स हैं उनकी पहले वर्थ इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो गूगल जो है थोड़ी-थोड़ी वर्थ देना शुरू उसने कर दी है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि प्रायोरिटी हमारी डू फॉलो लिंक से होती है। हम लोग हमेशा डू फॉलो लिंक ही लेते हैं वेंडर से, क्लाइंट के लिए। नो फॉलो लिंक भी अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन डू फॉलो लिंक्स लाज़मी होने चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, एक और प्रॉब्लम बच्चों को आती है, जब वो वेंडर्स के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं, तो कुछ फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं उनको, और वहाँ पर वो लोग माँगते हैं कि आप अपना कोई पुराना ब्लॉग दें, या आप जो है अपना कोई कह लें कि जो आपने पहले काम किया है वो बताएँ, कोई ऐसा काम किया हो, या लिंक दें, या आप वो पूछते हैं कि कोई टॉपिक्स बताएँ, या अपनी वेबसाइट का लिंक दें। तो ये काफ़ी सारे बच्चों ने सवाल किया है, तो इसका आंसर ये है कि ब्लॉग के लिंक के लिए आप वेबसाइट याद रख कर लें। बेशक आप मेरी वेबसाइट का लिंक वहाँ पर दे दें, learnwithsaqib.com, या आप सर शहजाद अहमद साहब की वेबसाइट है sheworn SHEWORN.com, वो वाली वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, जहाँ-जहाँ आपको लिंक देना हो। क्योंकि ये हमारी अपनी वेबसाइट्स हैं, इनमें हमें इश्यू नहीं होगा। इसी तरह हमें हमारी अपनी वेबसाइट है lifeumeed.com, LIFEUMEED.com, ये हमारे इजाज़ भाई हैं, उनकी वेबसाइट है। ठीक है? वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो ये आप वहाँ पर लिंक पेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली वो लोग पूछते हैं कि जी आप हमें कुछ जो है ना आर्टिकल्स दें पब्लिश करने के लिए। तो आप वहाँ पर ये लिखेंगे कि सर हमारे जो राइटर्स हैं, वो भी राइट कर रहे हैं आर्टिकल्स। जैसे ही वो लिख लेंगे, जब हम लोगों ने पोस्ट करनी होगी, तो हम लोग आपसे राब्ता करेंगे। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि वो पूछते हैं कि आप हमें कोई टॉपिक्स बताएँ, कि आप किन टॉपिक्स पे बात करेंगे, या किन टॉपिक्स पे आप जो है वो आर्टिकल हमें लिख कर दे सकते हैं। तो उसका ये हल है, आप लोगों ने ये करना है कि जिस रेलेवेंट वो वेबसाइट हो, आपने ऐसी वेबसाइट पर जाना है और उनमें से ट्रेंडिंग टॉपिक्स को 1-2 को सर्च करके, वहाँ से वो टॉपिक्स कॉपी करके वहाँ पर जो है आपने उनको वो टॉपिक्स आइडियाज़ की नाम पर उनको वो दे देने हैं, और वो आपका फॉर्म फिल जो है वो हो जाएगा। ठीक हो गया? एक और क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि हम लोग सिर्फ़ जब ईमेल करते हैं, तो हम लोग ईमेल में सिर्फ़ उनके साथ प्राइस की बात करें, या लिंक की बात भी हम लोग उनसे पूछें, उनसे टाइम भी पूछें। तो आप लोगों के लिए यही है कि जब आप लोगों की डील्स डन हो रही होती हैं, फाइनल हो रही होती हैं, तो आप लोग एक तो उनसे पूछेंगे उनका पेमेंट मेथड, कि आपका पेमेंट मेथड क्या है? आपको एडवांस पेमेंट करेंगे या आफ्टर लिंक पेमेंट करेंगे? दूसरी चीज़ आप उनसे पूछेंगे कि सर आप जो है वो हमें कितने लिंक्स देंगे? डू फॉलो लिंक्स, ठीक है? तीसरी चीज़ आप उनसे पूछेंगे कि अ, आप कितना टाइम लेंगे पोस्ट को पब्लिश करने का, ठीक है? तो इस तरह करके आपने ईमेल को इतना अच्छे तरीके से लिखना है, जो लास्ट फाइनल डील डन होने की जब आपने ईमेल लिखनी है, तो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और आपने ये सारी चीज़ें अपनी शीट में जो है वो अपडेट करनी है कि ये डोमेन है, इसका डीआर ये है, इसका डीए ये है, इसकी ट्रैफ़िक इतनी है, इसकी मेरी डील इतने डॉलर में हुई है, और ये इतना टाइम लगेगा पब्लिश करने में, और इसका पेमेंट मेथड पायोनियर है या पेपॉल है, जो भी है, वो है। ठीक हो गया? तो ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, तो उनके मैं आंसर्स कर रहा हूँ। एक और आंसर बच्चे बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि कुछ वेंडर्स को जब हम ईमेल करते हैं, तो बजाय इसके कि वो हमें ये बताएँ कि हमने पोस्ट लगाने देंगे या नहीं लगाने देंगे, क्या करेंगे? वो हमें एक शीट सेंड कर देते हैं। 10-20 वेबसाइट्स की, या कह लें कि 10-15 शीट्स वेबसाइट सेंड कर देते हैं कि हम इन तमाम पर जो है ना वो वेबसाइट आपको फॉलो अलाउ करें। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो उसी वेंडर के साथ आप बात कर लें, या आप जो है वो अ, उन वेबसाइट्स को अलग से आप जो है वो आउटरीच कर लें। ठीक है? उससे क्या होएगा कि आपको, अगर वो आपसे कमीशन रख रहे हैं, तो आप जब डायरेक्ट डील करेंगे, मैं प्रेफ़र करता हूँ हमेशा आप वेबसाइट के साथ डायरेक्ट डीलिंग करें। बजाय इसके कि आप कमीशन बेस्ड काम करें और आपकी अर्निंग जो है वो कम हो। ठीक है? तो कोशिश करें आप खुद से उसको रीच करें।
ताकि जो है आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकें। ठीक हो गया? अब इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, लेक्चर को आज एंड करते हैं। 3 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। बाकी कोई अगर इसके अलावा सर मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन ये कि अक्सर ये कैसीनो और क्रिप्टो करेंसी का चार्जेस लेते हैं, तो इसकी क्या वजह है? मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा। सर क्वेश्चन ये है कि ये अक्सर ईमेल में वो जब रिप्लाई करते हैं कहते हैं कि क्रिप्टो में और कैसीनो और बाद ऐसे कैटेगरीज अच्छा, है ये जो कसिनो और उसके लिए स्पेशल मैं चार्जेस बताता लेते हैं हूँ उसके, आपको। वो क्या वजह होती है? कुछ क्लाइंट्स जो है ना वो कहते हैं कि हमें कसिनो, गैम्बलिंग और बैटिंग की साइड चाहिए। तो हम लोग बीइंग अ मुस्लिम ऐसे काम जो है ना वो नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को पता है कि बैटिंग और गैम्बलिंग जो है ना इसमें एहतियात ही करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग श्योर नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो मोस्टली जो है ना वो हम लोग इससे अवॉइड ही करते हैं। जहाँ भी हमें ज़रा सा भी शक हो कि अच्छी चीज़ नहीं है तो उसको अवॉइड करें। इसके अलावा बहुत सारे काम है करने को, आप उनको काम करें। गैम्बलिंग की जो कैसीनो की वेबसाइट जो है उनको इग्नोर ही करें मेरे अकॉर्डिंग। अगर कोई काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। आम तौर पे जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं वो गैम्बलिंग और कैसीनो की वेबसाइट्स बहुत मुश्किल से ऑफर करती हैं। बहुत कम वेबसाइट्स हैं वो ऑफर करती हैं कैसीनो और गैम्बलिंग की वेबसाइट्स। और रहेगी क्रिप्टो की बात, क्रिप्टो जैसे-जैसे लीगलाइज़ आगे-आगे होती जाएगी तो उसकी काफ़ी सारा जो है ना वो काम मार्केट में कह लो कि आएगा। मैं तो ये भी सजेस्ट कर रहा हूँ लोगों को कि आप क्रिप्टो की जो है ना वेबसाइट्स बनाना शुरू करें। डॉट क्रिप्टो की वेबसाइट्स आना शुरू हो गई हैं। उससे क्या होगा कि उसकी काफ़ी डिमांड आने वाले दिनों में आ रही है। तो अगर आपके पास अभी से वो साइट्स होंगी तो आपके पास चांसेस हैं कि आप बेहतर अर्निंग फ्यूचर में कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट मिनट है। सो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो बाकी क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो मैक्सिमम मैक्सिमम ईमेल्स करें, मैक्सिमम डील्स डन करें। इंशाल्लाह कल जो लेक्चर होगा मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फेसबुक, फाइवर, अपवर्क, इन सारों पे आप लोगों ने प्रोफाइल्स कैसे बनानी है और किस तरह से क्लाइंट्स को आप लोगों ने ना हंट करना शुरू करना है। तो जब आपकी डील्स डन हो जाएंगी तो ही आप लोग क्लाइंट्स को हंट करना शुरू कर सकेंगे। जब तक डील्स नहीं होगी तो क्लाइंट्स हंट करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है ना आप लोग वेबसाइट्स को रीच करना शुरू कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू ऑल, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।